हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी। आज हम पढ़ेंगे सेल इंजरी क्या होता है, सेल इंजरी कितने टाइप की होती हैं, अपने आप को सेल कैसे बचाता है, सेल में इंजरी किस किस तरीके से होगी, वो सब हम आज के चैप्टर में हम जानेंगे। तो सेल इंजरी से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें मैंने करीब आपको 10 से 11 ब्रांचेस बताई हैं पैथोलॉजी की, और आपके कुछ कॉमन टर्म्स बताए थे पैथोलॉजी में जो यूज़ होते हैं, आगे के चैप्टर्स में आएंगे काम। तो हम आते हैं सेल इंजरी पे। सेल इंजरी जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि सेल को इंजरी हो गई है। अब इंजरी हो गई है तो सेल आपका किस तरीके से रिस्पॉन्स वगैरह करता है। तो इंजरी जो हो सकती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। वो किस वजह से हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, माइक्रोबियल हो सकती है किसी माइक्रोनिज्म की वजह से, या फिर आपका कोई न्यूट्रिशन की कमी से हो गई, ऑक्सीजन की कमी से हो गई। काफ़ी सारे टाइप की वजह से इंजरी हो सकती है एक सेल को। तो देखते हैं सेल इंजरी है क्या। वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस a cell suffer, वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस a cell suffer, यानी कि काफी सारी वैरायटीज से आपका एक सेल सफर करता है ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब सेल के अंदर कोई चेंजेस हो रहा हो या फिर बाहर से कोई चेंजेस हो रहे हो, फिजिकल डैमेज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी सेल स्ट्रेस होएगा, सेल के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं। अब जो सेल इंजरी हुई है, सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो सेल कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा ना। अगर आपको कोई सुई चुभाए तो आप हाथ या तो झड़कोगे तो आप कुछ ना कुछ तो उसको रिस्पॉन्स करोगे ना। ऐसे ही हमारा सेल भी रिस्पॉन्स करता है। अब सेल रिस्पॉन्स करेगा वो दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहली चीज क्या होगी, टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू इन्वॉल्व, कि जो सेल की आपकी इंजरी हो रही है वो किस टाइप ऑफ सेल या फिर किस टाइप ऑफ टिश्यू उस पर हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा सेल का रिस्पॉन्स। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ सेल इंजरी, यानी कि आपका जो सेल इंजरी है वो कितने लंबे समय तक है। एक्सटेंट मतलब होता है टाइम पीरियड, कितने टाइम तक रहेगी, थोड़ी देर के लिए है या फिर काफी लंबे टाइम के लिए है, क्रॉनिक है, एक्यूट और क्रॉनिक इसमें आया था। और दूसरा क्या है, टाइप ऑफ सेल इंजरी, कि आपका जो सेल इंजरी है वो किस टाइप की सेल इंजरी है, फिजिकल है, माइक्रोबियल है, न्यूट्रिशनल है, साइकोलॉजिकल है, किस तरह की है। तो इन चीजों पे आपका डिपेंड करेगा एक सेल का रिस्पॉन्स। अब आता है हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो सेल है वो रिस्पॉन्स किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता था। अब सेल का रिस्पॉन्स जो है वो क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, सेल क्या क्या रिस्पॉन्स कर सकता है अपने तरीके से, जो भी जब उसको इंजरी होगी। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या है, सेलुलर अडेप्टेशन, कि आपका जो सेल है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। जैसे आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हो, या फिर अगर आपको किसी टेम्पो में जा रहे हो या फिर मेट्रो में जा रहे हो, तो आपको अगर सीट नहीं मिलती थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाते हो ना, तो ऐसे ही आपका सेल क्या है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, और बाद में अपने आप को रिकवर कर लेता है। उसको बोलते हैं सेल अडेप्टेशन, सेल ने अडेप्ट कर लिया। दूसरा क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी यानी कि सेल को इंजरी हुई और वो सेल दोबारा ठीक हो गया, वो इंजरी जो है वो रिवर्सिबल है। ये आपकी इंजरी अगर माइल्ड से मॉडरेट है तो आपका कैसा होगा, सेल रिस्पॉन्स कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। ओके, इसके बाद आता है हमारा इररिवर्सिबल सेल इंजरी। इररिवर्सिबल सेल इंजरी यानी कि सेल को इंजरी हुई लेकिन वो कैसी है, इररिवर्सिबल है। सेल उसके बाद अब उसका डैमेज हो चुका है, सेल की अब डेथ ही होगी आगे जाके, तो वो कैसी हो गया, इररिवर्सिबल सेल इंजरी। उसके बाद क्या आता है चौथे नंबर पे, सब सेलुलर चेंजेस। आपका जो सेल है उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे सब सेलुलर लेवल पे, आपके साइटोस्केलेटन में, आपके लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चेंजेस होंगे। भले ही आपकी इंजरी आपकी रिवर्सिबल हो गई हो, इंजरी जो थी रिवर्सिबल थी, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ ना कुछ जो है इफेक्ट रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब सेलुलर चेंजेस। फिफ्थ टाइप क्या है इसमें सब सेलुलर रिस्पॉन्स में, पांचवा क्या है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। आपका सेल के अंदर कुछ एक्यूमुलेशन हो जाता है सब्सटेंसेस का। जैसे कि मैं इसको आपका सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूँ, उसको डायबिटीज मेलाइटस के केस में क्या होता है ना, कि आपका जो ग्लाइकोजन होता है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। आपका जो किडनी में लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसमें, उसके एपिथेलियल सेल्स में, आपका कार्डियक मसल्स में और आपका पैंक्रियाटिक सेल्स में, तो ग्लाइकोजन अलग अलग जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है उनके सेल्स के अंदर। तो ऐसे ही इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन भी क्या है, सेलुलर एक रिस्पॉन्स है। तो हम देखते हैं एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। आपको जो सेल इंजरी हुई है वो किन किन कारणों से होती है, ये टोटल 10 कारण हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे भी लिखे हैं। एक करके मैं सबको आपको समझाता हूँ कि क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण आता है हमारा हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया मतलब इसमें क्या होगा कि आपका जो आरबीसी की कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो थोड़ी कम हो गई है,
जिसकी वजह से सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, या फिर आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जिसकी वजह से आपका प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है और आपके सेल में इंजरी हो रही है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल होगा आपका अनीमिया, या फिर आपका हार्ट डिसीज़ हो सकता है, कोई लंग डिसीज़ हो सकता है। तो उससे वजह क्या होगा, सेल इंजरी हो सकती है पेशेंट को। दूसरा क्या है हमारा, फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट मैंने आपको बताया था कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई, कट लग गया कहीं पे, तो फिजिकली हो रहा है जो कुछ भी, तो वो क्या आएगा, फिजिकल एजेंट में आएगा। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या होगा हमारा, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। हमारे जो केमिकल एजेंट्स होते हैं या फिर आपके स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हो गए, जैसे कि आपका कुछ अल्कलीज हो गए स्ट्रॉन्ग, कुछ एसिड्स हो गए स्ट्रॉन्ग, या फिर आपका कोई पॉइजन वाले सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मरकरी, साइनाइड, ये सब चीज़ें, या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर नार्कोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके सेल को इंजरी हो रही है। फोर्थ आता है इसमें माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट फॉर एग्जांपल आपको पता ही है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, सेल को जाके इन दी एंड आपको इफेक्ट करते हैं ना। जैसे कि कोविड आया था हमारा, तो कोविड में आपका सेल में, आपका लंग्स में इफेक्ट करता था मेन, ऐसे ही। फिफ्थ आता है हमारा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट जैसे कि आपका इसका एग्जांपल हो सकता है आपका हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, आपका ऑटोइम्यून डिसीजेस हो गए, तो ये सब किस में आएगा, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है। सिक्स्थ में आएगा आपका न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट, मतलब कि आपका जो न्यूट्रिशन है या तो वो कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपको सेल को इंजरी हो सकती है। दोनों ही केसेस में कम हो जाएगा तो पेशेंट को मराजमस, क्वाशलकोर, इन सब तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और अगर न्यूट्रिशन आपका ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, मोटापा आया था ना पेशेंट को, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाता है पेशेंट को ज़्यादा लिपिड वगैरह कंज्यूम करने से, तो ये आपके न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट में आ जाएगा, इससे सेल को इंजरी हो सकती है। सेवंथ है हमारा साइकोजेनिक डिसीज़। आपका मेंटल स्ट्रेस ले लो, फ्रस्ट्रेशन ले लो, डिप्रेशन ले लो, ये सब क्या है, एक एजेंट की तरह काम करती है सेल को इंजर्ड करने के लिए। एट्थ आता है हमारा इसमें एजिंग। अब आपका सेल है वो अब बूढ़ा हो चुका है, हर एक चीज़ जो होती है उसकी एक एज होती है, वो आखिरी में आके आपका मरने लग जाता है। ऐसे ही हमारा सेल है, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है कि आपका जो सेल होएगा अब उसकी उम्र हो गई है और वो सेल अपने आप को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर लेगा। नाइन्थ आ गया आपका आइट्रोजेनिक फैक्टर्स। आइट्रोजेनिक मैंने आपको पहले ही वर्ड बताया था, जो आपका मेडिकल कॉज की वजह से होता है, किसी डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी या फिर आपकी गलत ट्रीटमेंट हो गई जिसकी वजह से सेल को इंजरी हो गई। और लास्ट आता है आपका आइडियोपैथिक डिसीज। आइडियोपैथिक का मतलब होता है विदाउट कॉज, जिसका हमको कारण नहीं पता लेकिन आपको तब भी डिसीज हो जाती हैं। तो ये सब आपका 10 तरीके के कारण हैं जिसकी वजह से आपको एक सेल को इंजरी हो सकती है। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। आपकी जो सेल इंजरी होती है उसकी क्या क्या पैथोजेनेसिस होती है। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है आपका ओरिजिन, डेवलपमेंट एक डिसीज का। तो इसमें पहला क्या आता है हमारा, टाइप, ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ इंजीरियस एजेंट। आपका जो इंजीरियस एजेंट है, मतलब कि जिसकी वजह से इंजरी होगी, वो किस टाइप का है, ठीक है, माइक्रोबियल है, फिजिकल है, केमिकल है, किस तरीके का है। ड्यूरेशन क्या है उसकी, थोड़े टाइम के लिए है, थोड़े टाइम के लिए आया इंजरी कॉज करेगा या फिर ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। सिवियरिटी, कितना ज्यादा हमारे लिए घातक है, ये सब चीजें होती हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर कोई केमिकल टॉक्सिक आपका सब्सटेंस आपकी बॉडी में थोड़ा सा एक स्मॉल अमाउंट में डालूं मैं, तो क्या होगा, सेल को इंजरी कॉज करेगा लेकिन रिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा अमाउंट में डाल दूंगा तो क्या हो सकता है, सेल की डेथ भी हो सकती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी भी हो सकती है। दूसरा क्या है इसमें, टाइप, स्टेटस एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। आपका जो टारगेट सेल है, यानी कि जहां पे इंजरी करेगा, ये जो इंजीरियस एजेंट है जहां पे इसने इंजरी करी, वो किस टाइप का है, स्टेटस क्या है उसका, और एडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करने की उसकी कितनी क्षमता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर आप स्केलेटल मसल और हार्ट की मसल का एग्जांपल ले लीजिए चले, तो क्या होगा, आपका स्केलेटल जो मसल है, अगर उसको ब्लड की सप्लाई कुछ टाइम के लिए ना दो, इस्चीमिया हो जाए, आपको ब्लड सप्लाई अगर थोड़ी देर के लिए स्केलेटल मसल को ना दो, तो ये इरिवर्सिबल इंजरी कॉज नहीं करेगी आपका, ठीक है, ये अपने आप को रिवर्स कर लेगी। लेकिन अगर आपका हार्ट में मैं 20 से 30 मिनट तक क्या करूं, आपका ब्लड सप्लाई कम कर दूं या थोड़ी रोक दूं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को दिक्कत आ सकती है, जो कि आपके लाइफ लॉन्ग रह सकती है ना। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। थर्ड हो गया हमारा अंडरलाइन इंट्रासेलुलर फिनोमिनन। अंडरलाइन इंट्रासेलुलर फिनोमिनन मतलब इसमें आपका जो सेल के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका डैमेज हो गया,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है आपका एटीपी। अब उसमें कोई डैमेज हुआ तो आपका एटीपी जो होगा वो भी कम हो जाएगा ना, जितने बनते हैं उतने नहीं बनेंगे। या फिर आपका फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स रिलीज होने लग गए हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा मॉर्फोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस। मॉर्फोलॉजिक कॉन्सिक्वेंस में आपका क्या होगा कि अगर आपका कोई डिसीज है, कोई जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं, अगर आपको स्वेलिंग हुई है तो आपको तुरंत दिख जाएगी, है ना, कि स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है। लेकिन अगर ये आपका हार्ट में हो, अगर आपके हार्ट में कोई सी सेल में अगर आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा हो तो उस केस में आपको पता चल पाएगा? पहले नहीं पता चल पाएगा ना, वो तो आपको काफी बाद में पता चल पाएगा। उस टाइम में जब आपको हार्ट में कोई डिसीज होगी या फिर हार्ट अटैक के टाइम पे, तब पता चलेगा आपको कि आपके सेल में कोई आपकी इंजरी हुई थी पहले, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग हुई है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की, यानी कि ऐसी सेल इंजरी जो कि आपकी रिवर्स हो जाती है। आपका जो सेल है उससे अपने आप को रिवर्स कर लेगा, ठीक दोबारा कर लेगा। सेल इंजरी होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। पहला कौन सा होता है? रिवर्सिबल सेल इंजरी। दूसरा कौन सा होता है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिससे अपने आप को सेल रिकवर नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है आपका डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, यानी कि आपका सेल का जो एटीपी है वो कम हो जाएगा। एटीपी आपका कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसके अलावा कौन बनाएगा? आपका जो ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसके टूटने से आपका जो आपका एनारोबिक पाथवे होता है ना, उसकी वजह से भी आपका एटीपी बन जाता है। इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले ये हुआ कि एटीपी आपका कम हो गया। देन उसके बाद क्या होगा? इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, यानी कि आपका लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका काम करना बंद कर गया तो सेल को क्या करना पड़ेगा? उसको तो एनर्जी चाहिए ना, तो आपका ग्लाइकोजन को तोड़ना चालू करेगा। अब जब आपका ग्लाइकोजन आपका टूटेगा तो आपका लैक्टिक एसिड जो होगा वो सेल के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब जब लैक्टिक एसिडोसिस हो गया तो एसिडोसिस है, एसिड मतलब पीएच कम, तो आपका जो सेल का जो पीएच होगा ना वो डाउन करने लग जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जब सेल का पीएच डाउन होगा तो आपका जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है ना वो क्लम्प करने लग जाएगा। आपका जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो क्लम्प करेगा। इसके बाद क्या होगा? डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसके पंप को डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो, इधर दिखाता हूं मैं, ये सपोज करिए आपका सेल है, तो आपका जो सोडियम होता है वो सेल से जाता है बाहर, ठीक है, नॉर्मल केस में, और आपका पोटेशियम जाता है सेल के अंदर, है ना। तो क्या होगा इस केस में कि ना आपका जो सोडियम जो होएगा ना वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और आपका पोटेशियम जो है वो सेल के बाहर इकट्ठा होने लग जाएगा। ये पंप आपका डिसबैलेंस हो गया। साथ ही साथ आपका जो कैल्शियम आयन एक्सचेंज होता है वो भी आपका ढंग से नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से आपका कैल्शियम भी आपका डिपोजिट होने लग जाएगा सेल के अंदर। अब जब आपका सेल के अंदर आपका कैल्शियम भी डिपोजिट होने लग गया या आपका सोडियम भी डिपोजिट होने लग गया तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो सेल होगा वो स्वेल कर जाएगा। इसमें लिख रखा है हाइड्रोपिक स्वेलिंग, है ना। तो आपका सेल क्या करेगा? वो स्वेल करने लग जाएगा। आगे क्या होगा इसके बाद? रिड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस, डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स। अब इस केस में क्या होगा? आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो आपका फेल कर ही चुका है। उसके बाद आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर, है ना, आपका जो गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके रफ वाले जो होते हैं उस पे राइबोसोम्स होते हैं ना, तो वो उस पे से हटने लग जाएंगे, डिस्पर्स होने लग जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्गी अपैरेटस की आपका क्या होगा? इनकी जो लेयर होती है ना, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये भी आपकी स्वेल करने लग जाएगी। तो ये सब चीजें किसमें होती हैं? रिवर्सिबल सेल इंजरी में। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ऐसी सेल इंजरी जिससे आपका सेल जो होगा रिकवर नहीं कर पाएगा और सेल के आखिर में डेथ ही होगी। इसमें क्या होगा? सबसे पहले कैल्शियम इन्फ्लक्स, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। आपका जो कैल्शियम है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या करेगा? आपका सेल के अंदर तो आपका कैल्शियम भर ही चुका है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके वैक्यूल्स में आपका एज अमोर्फियस कैल्शियम सॉल्ट वो डिपोजिट होने लग जाएगा, और जिससे क्या होगा? आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो डैमेज हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होगा? हमारा एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेजेस, जिसकी वजह से अब माइटोकॉन्ड्रिया आपका डैमेज हो चुका है, आपका फॉस्फोलाइपेजेस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फॉस्फोलाइपेज ये आपका एंजाइम है जो कि तोड़ेगा, डिग्रेड करेगा, किसको करेगा? फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड आपकी किसमें होती है? सेल की मेम्ब्रेन में। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? आपका इंट्रासेलुलर प्रोटीएजेस।
इंट्रासेलुलर प्रोटिएसिस मतलब आपके सेल के अंदर जो प्रोटिएसिस एंजाइम है ना, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका साइटोस्केलेटन डैमेज हो जाएगा। जैसे कि आपका माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, इन सब चीजों का क्या हो जाएगा, ये सब डैमेज होने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस, सेल के अंदर का जो न्यूक्लियसिस है, मतलब न्यूक्लियस है, वो टूटेगा। ओके, एजिस एजिस वाले जितने होते हैं ना, सारे सारे तोड़ने वाले होते हैं, मतलब इंजाइम जो होते हैं सारे सारे आपके टूटने, डिग्रेड करने वाले होते हैं। तो न्यूक्लियर डैमेज, तो आपका न्यूक्लियर क्या होगा, आपका डैमेज होने लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं ना, वो आपके निकलने लग जाएंगे, जैसे कि डीएनएजेस, आरएनएजेस, लाइपेजेस, आपका अमाइलेजेस, जितने भी तरीके के तोड़ने वाले एंजाइम है ना, वो सबके सब आपके लाइसोसोम से निकलना चालू हो जाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, ये आपको लिस्ट दिख रही होगी, सारे सारे एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम के आपके रिमूव उसमें से निकलने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका लाइसोसोम तो डैमेज हो गया और आपकी सेल की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। अब जो सेल की डेथ हुई है, अब वो जो आपका सेल जो आपका डेथ हो गई है उसकी, वो आपका कंज्यूम कौन कर लेगा, एक आपका मैक्रोफेज, जो कि आपका WBC का टाइप होता है, वो उसको खा जाएगा, जो आपका सेल आपका डैमेज हुआ है। तो ये आपका फैगोसाइटिस हो गया। तो इस तरीके से आपकी सेल की जो हो गई वो डेथ हो गई। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।